नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्न अभ्यासों को हल करेंगे। इस पाठ के लेखक है रामवृक्ष बैनीपुरी। तो देखिए बच्चों, चलते हैं प्रश्न अभ्यासों पर। पाठ से पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। उत्तर इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू से युक्त परिवार, खेतीबाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वे सदैव खरी खरी बातें कहते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावा के रूप में देते थे और वहाँ से जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता था उसी में अपने परिवार का निर्वाह करते थे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो उत्तर इस प्रकार है। भगत की पुत्र वधू उन्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। वे स्वयं वृद्धावस्था में है। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरीके से व्यक्त की थी। तो उत्तर इस प्रकार है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्र वधू को भी आनंदोत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। चौथा प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्ठे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। काली कमली अर्थात काला कंबल। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी उसका लोगों के आश्चर्य का अचरज का कारण क्या था, क्यों थी वो। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कुतूहल का कारण थी। जो वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी में काम चलाया करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में न लाते। इस नियम का वे इतना बारीकी से पालन करते कि दूसरे के खेत में सोच के लिए भी न बैठते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों की भोर में खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना, उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों के आश्चर्य का कारण थी। छठा प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लयताल से उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक कर सजग हो जाते हैं। सातवां प्रश्न,
कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। यह पाठ के निम्नलिखित मार्मिक प्रसंगों से ज्ञात होता है। तो कौन कौन से प्रसंग हैं? भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर न शोक मनाया, न उसके क्रियाकर्म को ज़्यादा तूल दिया। उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि न देकर अपनी पुत्र वधू को मुखाग्नि दिलवाई पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि हमको या इसको साथ ले जाकर दोबारा विवाह कर देना। वे साधुओं के सम्मान लेने और ग्रस्तों के भिक्षा मांगने का विरोध करते हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते हुए वे अपनी यात्रा पूरी करते थे। 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह झंकृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच, उत्तर क्या है? आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। शीतल पुरवाई चल रही है, आसमान बादलों से आच्छादित है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं, औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी है। इसी समय भगत का कंठ फूट पड़ता है और उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर उंगलियां रोपाई करने लगती है और कदम उठने लगते हैं। रचना और अभिव्यक्ति से 9वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण कबीर पंथियों जैसा था। वे कबीर को साहब मानते थे और उनसे असीम श्रद्धा और विश्वास रखते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। किन किन रूपों में प्रकट हुई है? उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था। उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामानंदी टीका होता है। वे अपने खेत की सारी उपज कबीर पंथी मठ पर ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे और जो कुछ प्रसाद में मिलता उसी से घर चलाते। वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते और दूसरों की वस्तु अस्पृश्य समझते, अर्थात छूना भी बुरा मानते थे। उन्होंने कबीर के पदों का गायन करते हुए दिन बिताए। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलन का शुभ अवसर बताया। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर बताया है। क्या? नाशवान बताया है। अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को क्या बताया है? नाशवान बताया है। 10वां प्रश्न है बच्चों, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो उत्तर इस प्रकार है, मेरी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे, जिनमें पहला कारण है कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। यह भगत को पसंद आया। कबीरदास का सादा जीवन उच्च विचार भगत को पसंद आया। भगत को कबीर का खरा खरा व्यवहार करना भी बहुत पसंद आया होगा। अर्थात कबीरदास जी का सादा जीवन उच्च विचार भगत को पसंद आया। उनका कबीर का जो खरा खरा व्यवहार था वो भी बाल गोविंद भगत को पसंद आया। 11वां प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उत्तर इस प्रकार है, भारत गांवों का देश है। यहाँ की 80% जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन क्या है? कृषि है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून की शुरुआत वर्षा के पहले महीने के आषाढ़ से शुरू होती है। आषाढ़ आते ही गांववासी बादलों की राह देखते हैं। बादलों के बरसने से ही वे अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, बुवाई, धान की रोपाई जैसे कार्य शुरू कर दिए जाते हैं।
इसी महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा ही आनंददायी होता है। पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत रुचिकर लगता है और इसी समय गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखते ही बनता है। 12वां प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि साधु प्राय गेरुए वस्त्रों में या रामनामी वस्त्र लपेटे नजर आते हैं। उनके बड़े दाढ़ी और जटाजूट उनके साधु होने के साधन से दिखते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु ही हो। इस कलयुग में ढोंगियों ने भी यही वस्त्र अपना लिया है। इसी पहनावे के आधार पर किसी को साधु नहीं माना जा सकता है। वास्तव में साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर न करके उसके विचारों और व्यवहार पर करना चाहिए। आडंबरहीन जीवन, सद्व्यवहार, सत्यवादिता, परोपकार की भावना, पहनावे की सादगी एवं विचारों की उच्चता देखकर ही किसी भी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। 13वां प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, यह निसंदेह सत्य है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भगत के जीवन की इन दो घटनाओं के आधार पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। तो वो दो घटना कौन सी है? पहली घटना है, लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है। परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं। वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन। दूसरा आधार है, भगत अपने बुढ़ापे में अकेला होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते हैं, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं। भाषा अध्ययन से 14वां क्वेश्चन है, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। तो हमने 10 क्रिया विशेषण आपके लिए छांटे हैं पाठ से। उत्तर क्या है? पहला क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। वाक्य में देखेंगे, धीरे धीरे सर ऊंचा होने लगा। तो इसमें जो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार दूसरा, जब जब, वह जब जब सामने आता है, ये कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा का है थोड़ा बुखार आने लगा। इसमें थोड़ा अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसे परिमाण के अंतर्गत रखा जाएगा। थोड़ा, बहुत। इसी प्रकार उस दिन भी संध्या, वाक्य में प्रयोग, उस दिन भी संध्या में गीत गाए। तो ये उस दिन भी संध्या का अर्थात कालवाचक हो गया। समय, काल यानी समय, कालवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल कम, ये क्रिया विशेषण है, ये आएगा परिमाण में। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। सवेरे ही, तो इन दिनों सवेरे ही उठते थे, ये आ गया कालवाचक। सवेरे ही, सवेरे अर्थात सुबह ही, ये समय, काल, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते, तो ये भी हर वर्ष, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। दिन दिन, वे दिन दिन छींचने लगे। दिन दिन का मतलब ये भी कालवाचक में आएगा। हंस कर टाल देते थे, तो रीतिकाल, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। हंसकर टाल देते थे, जिसमें हंसकर क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जमीन पर, तो जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, तो ये हो गया जमीन अर्थात स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, आज आपने बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्न अभ्यासों का हल देखा। आशा करता हूँ आप सभी को सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।